कहाँ से थॉट आया इंजीनियर बनने का? मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं तो उनसे एक हमेशा इंस्पिरेशन रही है। तो माधव, इतना अच्छा आपका रिजल्ट आ गया है, अभी क्या सोचा है आगे को लेकर? अभी तो 2 महीने रिलैक्स करना है, नया एक्सप्लोर करना है, अपनी जो भी हॉबीज छूटी थी पीछे उनको रिवाइव करना है वापस, एंड देन कॉलेज। किस तरीके की सिली मिस्टेक्स किया करते थे? जैसे लिखा रहेगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, हम पढ़ लेते हैं करेक्ट। अब जैसे दिख रहा है कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी मैंने पढ़े ही नहीं, मैं टिक करके आगे बढ़ गया। क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि जो टॉपर बच्चा है वो 16 से 18 घंटे पढ़ रहा है। टाइम से नहीं करता था, क्वालिटी और क्वांटिटी। हो सकता है मैं कम समय भी पढ़ूं, पर जो जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आता, वो आता है उन छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस से जो दुनिया को दिखते नहीं है। लेट नाइट रिविजन्स, सेल्फ डाउट होने के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना और हर दिन एक सपने के लिए खुद को पुश करते रहना। हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशी पारेख एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टॉपर्स टॉक शो, जहां हम मिलते हैं उन स्टूडेंट्स से जिनकी इंस्पायरिंग जर्नी ने लाखों एस्पिरेंट्स को मोटिवेट किया है। आज मेरे साथ हैं एक ऐसे ही जेईई एडवांस टॉपर जिनकी जर्नी डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से भरी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम माधव नुतानी। माधव, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है। बहुत बढ़िया लग रहा है। माधव, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कैसा माहौल था घर में? क्या रिएक्शंस थे सबके? मेरी पूरी फैमिली खुश थी, सब बहुत खुश थे और सेलिब्रेशन का एक माहौल था और मेरे को भी बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने कॉल करके सबसे पहले किसको बताया कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है आपका? मैं घर पे था तो मम्मी पापा तो मेरे सामने थे, तो उन्होंने तो मेरे साथ ही रिजल्ट देखा और मैंने अपनी तीनों सिस्टर्स को कॉल करके बताया। वंडरफुल। माधव, जैसे कि आपने बताया 3 सिस्टर्स हैं आपकी, तो कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप उनके साथ? फैमिली के बारे में कुछ बताओगे? मेरी फैमिली में मम्मी पापा हैं, 3 सिस्टर्स हैं, एंड जो भी जर्नी में मेरे अप्स एंड डाउन्स आए हैं सभी मेरे साथ खड़े रहे हैं एंड कभी भी मेरे को लो फील करने नहीं दिया। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है इतनी टफ जर्नी में, राइट? तो माधव, इतना अच्छा आपका रिजल्ट आ गया है, अभी क्या सोचा है आगे को लेकर? अभी तो 2 महीने रिलैक्स करना है, नया एक्सप्लोर करना है, अपनी जो भी हॉबीज़ छूटी थी पीछे उनको रिवाइव करना है वापस, एंड देन कॉलेज। कौन सी हॉबीज छूटी थी आपकी? क्या करा करते थे आप पहले? मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मैं गिटार बजाता था, पियानो बजाता था, तो दोनों को मेरे को रिवाइव करना है वापस। ग्रेट। तो आपने क्लासेस ली थी कभी गिटार एंड पियानो की? हाँ, 10th में गिटार की क्लासेस ली थी एंड पियानो मैं यूट्यूब से सीखा था। ओके, वंडरफुल। तो अभी आईआईटी बॉम्बे के फेस्ट को लेकर और ओरिएंटेशन डे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, म्यूजिक फेस्ट में जाने वाले हो? हाँ। वंडरफुल। माधव, क्योंकि इंजीनियर बनने का सपना मैं कहूँ बच्चे को लाइक इधर 9-10 से डेवलप होता है या 11th में जब वो स्ट्रीम ले लेते हैं तब उनके कोई आइकन होते हैं जिनको देखकर वो सोचते हैं कि उन्हें भी इंजीनियर बनना है। तो आपके लिए इस जर्नी में कोई थे ऐसे आइकन या कहाँ से थॉट आया इंजीनियर बनने का? मेरे पापा सिविल इंजीनियर हैं तो उनसे एक हमेशा इंस्पिरेशन रही है एंड मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बायोलॉजी में था नहीं, तो उसने मेरे को एक सपोर्ट ही किया कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। साइंस लेना था क्योंकि मेरे को। ओके, तो कैसी रही पूरी प्रिपरेशन जर्नी जब 11 से आपने सब्जेक्ट चूज़ किया टिल टुडे कि आपका रिजल्ट आ गया है, अब आपको पता है आप आईआईटी बॉम्बे जाने वाले हैं? क्या बताना चाहोगे इस बारे में? जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी रही, कभी कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ, कभी कभी तो मेरे को ये भी लगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं घर ही चले जाऊँ। तो उस समय बस घर वालों से बात की, टीचर्स को बताया कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, उन्होंने भी मोटिवेट किया। तो बस अपने आप को एक लेके चलना है, 2 साल तक टिके रहना है, वो हो जाता है, ऐसा मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है। ग्रेट। तो माधव, इस पूरी जर्नी में क्या स्टडी रूटीन रहता था आपका? कैसे चीज़ें प्लान किया करते थे? 11th में मेरी मॉर्निंग में 7:30 से 12:30 क्लासेस होती थी एंड उसके बाद मैं जाके लंच करता था एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी करता था और बीच में थोड़े थोड़े 10-10 मिनट के ब्रेक्स लेता था। एंड 12th में वही क्लासेस इवनिंग में शिफ्ट हो गई थी, 3 बजे से दोपहर 3 से रात 8 तक, एंड बाकी जो सुबह का समय रहता था उस समय मैं सेल्फ स्टडी करता था और होमवर्क वगैरह अप टू डेट रोज रखता था। ओके, तो जैसे कि आपने बताया सेल्फ स्टडीज़ करते थे, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि जो टॉपर बच्चा है वो 16 से 18 घंटे पढ़ रहा है, तो क्या ये लाइक मिथ है या फिर ये काफ़ी हद तक सच है? ये तो बहुत बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना होमवर्क दिया गया है वो करना चाहिए, जो नोट्स पढ़ाए गए वो करो, तो वो उसके लिए इतना टाइम नहीं लगता है कि मेरे को 17-18 घंटा पढ़ना पड़े। एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप भी ज़रूरी है, मैं रोज़ 8 घंटे सोता था तो बचे ही 16 घंटे, उसमें भी फिर दूसरी चीज़ों में भी समय जाता है हमारा।
तो ये बहुत बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से। तो लाइक यू मीन टू से योर स्टडी रूटीन वाज फ्लेक्सिबल? हाँ, मेरा मतलब ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को इतनी देर पढ़ना है, मेरा ये डिसाइडेड था कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, इतना पढ़ लेना है। टाइम से नहीं करता था मैं क्वालिटी मैं ओवर हाँ, क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। या हो सकता है मैं कम समय भी पढ़ूं, पर जो जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। ग्रेट। अच्छा माधव, इस पूरी जर्नी में क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए और क्या उनसे एनालाइज किया आपने? एलएन में हमारे वीकली मॉक टेस्ट होते थे, वो दिए, और जैसे ही पेपर हुआ उसके 1 आवर में ही सॉल्यूशन आ जाते थे, तो उसको टैली करके मार्क्स आ जाते थे। और फिर जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको आराम से बैठ के देखना और अगले दिन टीचर से क्लियर करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है मेरे लिए। और जो भी सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो याद रख लेना कि मैंने ये किया था तो अब ये नहीं होना चाहिए। किस तरीके की सिली मिस्टेक्स किया करते थे, बताना चाहोगे? कभी कभी जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें हम पढ़ लेते हैं कि जैसे लिखा रहेगा कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, हम पढ़ लेते हैं करेक्ट। अब जैसे दिख रहा है कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी मैंने पढ़े ही नहीं, मैं टिक करके आगे बढ़ गया। तो मैथ्स में प्लस माइनस का थोड़ा इधर उधर कर दिया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब लाइक हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और माधव, डाउट्स क्योंकि अक्सर हर बच्चे को होते हैं, तो आपको लाइक डाउट्स होते थे, और अगर होते थे तो आप उसे कैसे केटर करना प्रेफर करते थे? लाइक फ्रेंड्स या पेयर्स से पूछते थे पहले, या फिर डाउट काउंटर पे आप जाते थे, या फिर टीचर्स से क्लास में ही उसको पूछ के सॉर्ट कर लेते थे? मेरे जो टीचर्स थे उन्हीं से ही पूछता था। अगर क्लास में हो सके तो उसी समय जो टॉपिक चल रहा है पढ़ाते समय ही पूछता था। बट अगर मेरा जैसे डाउट बहुत बड़ा है तो मैं क्लास के बाद बाहर चले जाता था डाउट काउंटर पे, और सर लोग 10-15 मिनट बैठ के बता देते थे सारे डाउट्स, पर वो उसी समय क्लियर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये लाइक रहता है मन में कि इतना सिली डाउट है, मैं पूछूंगा तो टीचर क्या सोचेंगे, या क्लास में जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ है वो क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसा आपको क्या लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए, उनको ऐसा करना चाहिए, या फिर ऑन द मोमेंट जो आपके मन में आया आप पूछ के उसको क्लियर कर लो? मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था, बट ऑन द मोमेंट उसको पूछना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन तो मैंने ये नहीं पूछे डाउट्स, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए। सिली डाउट होगा, बट मेरे को डाउट है तो डाउट है, सर तो बताएंगे ना। सर तो ये तो नहीं सोचेंगे कि सिली डाउट है। टीचर्स का क्या रोल रहा है इस पूरी जर्नी में? लाइक डाउट सपोर्टिंग उनकी थी ही, बट क्योंकि कहते हैं टीचर एक जर्नी में मेंटर भी आपका होता है, तो कभी ऐसा रहा मोमेंट आया जब आपने टीचर को नॉन अकेडमिक चीज़ों के लिए कॉल किया हो, और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको? कभी कभी जब लो फील होता था या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं टीचर से भी शेयर करता था, और उन्होंने जो भी नेसेसरी गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया, और उसके बाद ये इंश्योर किया कि मैं वापस ट्रैक पे आ गया हूँ। ओके माधव, क्योंकि पूरी जर्नी अप्स एंड डाउन से भरी होती है, लाइक बहुत बच्चों का होता है उनका हर टेस्ट में कंसिस्टेंटली मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और अगर हुआ तो आपने उस टाइम पे खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? बीच में मतलब होता था कि अगर मेरे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, और कभी कभी होता था कि अचानक से वो एकदम डिप हो जाता था, तो तब एकदम मेरे को डिप्रेस्ड फील होता था। बट पहले तो मैं बहुत पैनिक करता था, बट धीरे धीरे जैसे ये ऐसा होते रहा मेरे साथ ओवर द टाइम, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि पैनिक करने की चीज़ नहीं है, वो एक पार्ट है प्रिपरेशन का, तो उससे डरना नहीं चाहिए। बस एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो रही है, और अगर लो फील कर रहा है तो टीचर से बात करना चाहिए, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। यस। एंड बैकलॉग्स के बारे में क्या बोलोगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको बैकलॉग्स का बहुत इशू रहता है, एंड वो उसी टाइम पे अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, या मैं कहूँ पैनिक कर जाते हैं। तो आपने कैसे कवर किए अपने बैकलॉग्स? बैकलॉग्स अगर बन रहे हैं तो सब कुछ छोड़ के वो कवर करना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया कि मेरा 1 हफ्ते का होमवर्क पाइलअप हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 दिन रहता था। तो हमेशा ही अगर आप कुछ भी जैसे फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में मेरे को एक दिमाग में रहता था कि मेरा ये बच्चा है, और उतना फिर मैं कंप्लीट करता ही था। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पाइलअप हो जाता है तो फिर वो एक दिक्कत वाला काम है। तो समय पे ही आप इतना प्रिकॉशंस लो कि आपका बैकलॉग बने ही नहीं। यस, डेफिनेटली। अच्छा, बैकलॉग से मुझे एक और क्वेश्चन मन में आ रहा है कि बैकलॉग्स या तो तब होते हैं बच्चे के जब वो लाइक किसी ना किसी रीज़न की वजह से क्लास नहीं जा पाए, या कोई सोशल गैदरिंग में वो चले गए। तो आपने कुछ सोशल गैदरिंग्स अवॉइड की, या फिर कैसा रहा आपका? सोशल गैदरिंग्स मैंने बहुत सारी तो अवॉइड की। कभी कभी मैं गया भी हूँ, बट गया भी मैं तब हूँ कि जब मेरे को पता है कि मैं वापस आके कर लूँगा, या फिर मेरे फ्रेंड्स हेल्प कर देंगे, या फिर ऐसा कुछ टॉपिक चल रहा है जो इजीली मैं टीचर से अकेले में भी समझ सकता हूँ। तो वो अपना पहले से ही प्लान रहना चाहिए कि हम जा रहे हैं कहीं भी, तो हमारा जो होमवर्क है या जो भी पढ़ना है
वो बचा नहीं रहे। कुछ भी अपन अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो रिलैक्स भी कर रहे हैं, तो टेंशन फ्री। ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाई का बच्चा है और मैं फ़ोन चला रहा हूँ। अगर मैं भी, अगर जैसे मैं यूट्यूब देखता था थोड़ा बहुत, तो मैं तब देखता था जब मेरा सब अप टू डेट है, आराम से एकदम बिना टेंशन के। ओके, तो यू मीन टू से आपने सोशल मीडिया को और स्टडीज को दोनों को बैलेंस करके चला पूरा? सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं था, बट मैं यूट्यूब देखता था बस थोड़ा। ओके, तो कितना ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना? और हर स्टूडेंट आई थिंक वहीं जाके वो अटक जाते हैं कि अगर फ़ोन चला रहे हैं देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो वो मेंटल स्टेट कैसे मतलब ठीक रखना ज़रूरी है, या कैसे उसके लिए मैं कहूँ बच्चा बहुत ऐसे कंट्रोल वे में उसको चलाए? एक तो मन में रहना चाहिए कि जो चीज़ करने के लिए हम आए हैं, हमने एडमिशन लिया, इन्वेस्ट किया, तो अपना समय भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो फिर फ़ोन क्यों चलाना है? मतलब थोड़ी देर आए वो सही है, थोड़ी देर चलाना चाहिए रिलैक्स करने के लिए, कुछ भी हमने देख लिया एंटरटेनमेंट, बट जो भी है दिन की पढ़ाई वो होनी ही चाहिए। मतलब दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि फ़ोन चलाते जा रहे हैं और पढ़ाई बैकलॉग बनते जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। बट थोड़ा समय एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए, बट प्लान करके। कि आपका लाइक प्रोडक्टिविटी भी लाइक हाँ। उससे हैम्पर ना हो। हाँ। सो माधव, ये तो हुई प्रिपरेशन जर्नी की बात। अब कुछ लाइक स्ट्रैटेजीज पे अगर हम आए तो लाइक क्या अप्रोच रही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर इस पूरी जर्नी में? पहला तो ये कि जो नोट्स पढ़ाए गए वो रिवाइज करना अच्छे से, फिर जो होमवर्क मिला हर सब्जेक्ट का वो आराम से करना। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में कर रहे हैं या फिर हम लोग आंसर्स देख ले रहे हैं। मतलब ऐसा समय देना, किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो उसको समय देना, क्योंकि वो एक हैबिट डेवलप करता है पेपर के समय भी। फिर हम लोग एक मतलब उससे एक हेल्प होती है पेपर के समय भी। अगर आप जब होमवर्क कर रहे हो तो क्वेश्चन को समय दो, जो नहीं हो रहा है उसको आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो जो रेफरेंस बुक्स होती हैं कुछ, वो करना। ओके, तो क्या आपने कुछ रेफरेंस बुक्स यूज़ की या फिर एलन का स्टडी मटेरियल इनफ था? एलन का स्टडी मटेरियल तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, वो तो किया ही। एंड अगर मेरे को समय मिलता था तो फिजिक्स में जैसे एच.सी. वर्मा करके एक बुक आती है और फिजिक्स गैलेक्सी करके एक बुक आती है, ये सब मैंने किया था। और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बुक्स आती हैं, वो थोड़ी बहुत की थी, कुछ कुछ टॉपिक्स, सारी नहीं की है मैंने। ओके, जब जब टाइम मिला तो उस हिसाब से मैंने किया है। अच्छा, कोई फेवरेट सब्जेक्ट था इन तीनों में से जिसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे? नहीं, स्टार्टिंग में तो मेरे को लगता था कि मेरा 10th में जैसे मैथ्स फेवरेट था, तो मैं स्टार्टिंग में भी यही था कि मैथ्स एकदम बढ़िया रखना है और मैथ्स मेरा फेवरेट है। बट ओवर द टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो हर सब्जेक्ट में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अभी एडवांस देने के बाद भी मैं कह नहीं सकता कि मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट है या ये बेस्ट है, क्योंकि समय समय पर मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट ने सपोर्ट किया या पेपर में बचाया है कम नंबर से। तो वो सब्जेक्ट फेवरेट होता चला गया। हाँ, तो ऐसा मेरा फिक्स कभी रहा ही नहीं है। तीनों सब्जेक्ट को मैं कहता हूँ कि आप साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स आ रहे हैं, एक में कम आ रहे हैं। उससे बेटर तो ये है कि तीनों सब्जेक्ट में आसपास आए मार्क्स। यस। अच्छा, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट आया जो आप शेयर करना चाहोगे, लाइक हैप्पी मोमेंट, और मैं कहूँ लाइक ऐसा मोमेंट जब आपको लगा अब तो नहीं हो रहा है लेकिन आप ओवरकम कर गए दोनों ही चीज़ें? अब तो नहीं हो रहा है, ये तो मेरे को बहुत बार लगा है, बट वही है कि चलते जाना है। 2 साल की मैराथन है, करनी है पूरी। और अगर कुछ भी लग रहा है तो फैमिली, टीचर्स कोई सपोर्ट कर देते हैं। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो सपोर्ट करेंगे। और जैसे एलन के टीचर्स ही हैं, उनको तो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उन्होंने मेरे जैसे कितने ही बच्चों को बताया होगा, तो उनसे शेयर करने के बाद तो और अच्छा गाइडेंस मिलता था। तो ये मतलब पार्ट ऑफ जर्नी है कि लगना कि मेरे से नहीं होगा, बट अपने को टिके रहना है 2 साल। यस। अच्छा माधव, लाइक अगर इंजीनियर नहीं होते या मैं कहूँ जेई आप नहीं चूज करते तो आप कौन से फील्ड में जाना पसंद करते? म्यूजिक। ओके, म्यूजिक में आप जाते? जी। ग्रेट। ओके, अच्छा, बहुत बच्चों को लगता है कि टॉपर्स तो कुछ ऐसा करते हैं जिनसे उनकी इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आ रही है, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग टॉपर स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, क्या बताना चाहोगे? फ़र्क बस इतना है कि जो टीचर ने बताया कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई जाके रोज़ होमवर्क कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और वहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर नहीं भी आता है तो ऐसा लगे रहना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ढूंढना चाहिए ना। हार्डवर्क करके भी रिजल्ट आ सकता है। एक होता है कि हमारे पास अंदर से इंटेलिजेंस है, वो कुछ लोगों में होती है, बट एक दूसरा भी पार्ट होता है, हार्डवर्क करके भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। धीरे धीरे आराम से, कुछ भी अटक रहे हैं तो उस पर बैठ ही गए कि ये मेरे को करना ही है, तो
हार्डवर्क से भी रिजल्ट्स आते हैं, ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि टॉपर्स कुछ बहुत अलग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्यूरियोसिटी ड्रिवन रहना है एंड हार्ड वर्क करते जाना है, ये नहीं सोचना नहीं आ रहा है तो आप गिव अप कर दो। जी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं आ रहा है वाला तो बहुत बार हुआ है। 11th में जब मैं स्टार्टिंग में आया था, तो जैसे मैं एलएन नागपुर से पढ़ा हूँ, मेरा होम टाउन गोंदिया है, तो जब मैं नागपुर आया था तो मैंने देखा था कि लोग बहुत आगे हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारा पहले से पढ़ के रखा है, तब भी मेरे को बहुत डाउन फील हुआ था, बट धीरे धीरे होते गया। अच्छा, क्योंकि आपने बताया आप गोंदिया से हो, जो नागपुर से आई थिंक 100 किलोमीटर की दूरी पे है, 170 किलोमीटर्स है, तो वहाँ से जब आप नागपुर आए तो डेफिनेटली कंपटीशन बहुत अच्छा मिला होगा, हर तरफ आप जैसे और आपसे भी अच्छे बच्चे मैं कहूँ वो होंगे, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन था। और कैसा लगा आपको, कैसे ढले आप विद टाइम मैं कहूँ उस माहौल में? कंपटीशन तो बहुत हेल्दी था, ऐसा नहीं था कि आपस में ऐसा कुछ सबकी अच्छी फीलिंग्स थी, आपस में किसी से कोई वो नहीं था। एंड उस कंपटीशन ने एक हेल्प किया, एक मोटिवेशन दिया है कि मेरे को भी इनके जितना अच्छा करना है। एंड धीरे धीरे मैं उनके साथ ही रहने लगा, मतलब उनकी लेवल पे ही अपने आप को मेंटेन किया। फ्रेंड्स बने आपके, और क्या वो सपोर्ट करते थे? मतलब होता होगा ना, डाउट सारे फ्रेंड से पूछ लिया, हाँ। टेस्ट है तो डिस्कशन कर लिए, टेस्ट के बाद, टेस्ट के पहले, तो फ्रेंडशिप कैसी थी वहाँ उस सेंटर पर? फ्रेंड्स तो एलएन में बने, बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे। कुछ भी डाउट आता था तो कोई हेजिटेट नहीं करता था बताने में, सब हम लोग आपस में एक दूसरे की क्लियर करते थे, किसी को भी कोई लो फील नहीं कराता था कि तेरे को ये नहीं आता है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक इस टीनेज में सबसे ज़्यादा ये होता है जी एक दूसरे को लो फील कराना और उनको डीमोरलाइज करना। जी, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बनाने चाहिए जो आपको लो फील ना कराएं और बिना किसी हेजिटेशन के डाउट्स बताएं। Yes. और अपने को भी दूसरों के प्रति ऐसा ही रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उससे फ़र्क पड़ता है खुद पे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो भी। डेफिनेटली गुड फ्रेंडशिप मैटर्स अ लॉट। जी। यस। ओके माधव, अभी हम बात करें अगर एग्जाम डे की, दी डे जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे थे जेई एडवांस, तो क्या फीलिंग थी? मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा थी या मैं कहूँ नर्वसनेस ज़्यादा थी? क्या लगा एग्जाम सेंटर में जैसे ही एंटर हुए? नर्वसनेस तो थोड़ी थी, बट अपने आप को काम रखा था मैंने कि नॉर्मल है, एलन का ही टेस्ट है, यही सोच के मैं गया था। क्योंकि एडवांस के पहले भी बहुत सारे मॉक्स दिए थे, तो ऐसा एक आदत था कि हाँ 9 से 12 एक पेपर देना है, 2:30 से 5:30 दूसरा पेपर देना है, तो बस एलन का एक टेस्ट है ये सोच के मैं गया था। अच्छा, एलन में आपने मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए, तो क्या उनसे हेल्प हुई जेई एडवांस एग्जाम में आपको? बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, उससे मेरे को एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखने को मिली, सिली मिस्टेक्स जो नहीं करनी है, और अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो उसको मेरे को कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो जैसे आपने बताया आपने एलन में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट, टेम्परामेंट कैसे मेंटेन रखना है, सारी चीज़ें पता चली। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम पे कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा अभी मैंने क्लियर कर लिया है, आई हैव मेड इट टू आईआईटी, या फिर बाहर आके जब पेपर आपने एनालाइज किया, सॉल्यूशंस देखे, तब यू हैव रियलाइज्ड इट? नहीं, मतलब ये सब थॉट्स तो मेरे दिमाग में तब आए नहीं थे एग्जाम में, बस ये था कि ये मेरे पास चांस है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, तो बस मैंने वही ट्राई किया। और पेपर से आने के बाद भी 2 दिन तो मैंने पेपर के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि बस था जैसा गया गया, अब ऊपर वाले के हाथ में जैसा भी होना होगा। और जब रिस्पॉन्स शीट आई तब मैंने फिर पेपर चेक किया अपना। ओके तो पेपर 1 और पेपर 2 के गैप में क्या किया आपने? लाइक जेई एडवांस में होता है पेपर 1 पेपर 2 में गैप, तो उस ब्रेक में आपने रिलैक्स किया या रिविजन किया, क्या किया? मैंने बस पहले जाके खाना खाया, अपनी कार में बैठा, बहुत गर्मी थी तो एसी चलाई थी, और बस खाना खा के आराम से मैं बैठा हुआ था। मैं तो एक्चुअली मोबाइल पे लूडो खेल रहा था, और स्ट्रिक्टली किसी से पेपर की बात नहीं की, ना ही घर वालों से, ना ही जो भी सेंटर पे फ्रेंड्स थे, किसी से भी कोई बात नहीं कि पेपर कैसा गया और पेपर टफ था या इजी था, कुछ भी नहीं। पेपर के बारे में तो मेरे हिसाब से डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, और पेपर 2 में एक फ्रेश माइंड लेके जाना चाहिए। पेपर 1 जैसा भी हुआ हो, आप पेपर 2 में एक फ्रेश माइंड से जाओ कि ये तो अभी मैं पहला ही पेपर दे रहा हूँ आज का। ओके तो यू थिंक इट हेल्प, जैसे कि आपने बताया उस ब्रेक में रिलैक्स करना ज़्यादा काम आता है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो रिविजन कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी, क्या एडवाइस दोगे आप? उस समय तो रिवीजन करने से आई गेस कुछ होगा भी नहीं, 2 साल थे आपके पास, उस समय आप 1 घंटे में रिवाइज करके मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ कर नहीं लोगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर दिमाग सोचेगा अरे मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है, तो नहीं करना चाहिए रिवाइज तो। अच्छा, पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसा था? मतलब आपने मॉक टेस्ट दिए, एलन में इतने सारे पेपर्स हुए, तो उससे आपको हेल्प मिली टाइम मैनेजमेंट में, या फिर कुछ आते हुए भी छोड़ना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ? टाइम मैनेजमेंट में तो बहुत हेल्प मिली, क्योंकि जैसे पेपर 2 था
वो बहुत कैलकुलेटिव था और मेरे को पर्सनली लेंदी लगा, तो वहाँ पे सिलेक्ट करना क्वेश्चंस अगर लंबा है आ भी रहा है तो मैंने स्किप किया। मैं इस पे था कि जो जो कम टाइम में मैं मार्क्स जहाँ निकाल सकता हूँ वहाँ मैंने निकाले। तो ये सब तो मेरे को एलन के मॉक टेस्ट से ही सीखने को मिला है। तो माधव, आपने सारी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करी। अब एक सेक्शन है एडवाइस फॉर कमिंग एस्पिरेंट्स, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो एक एक करके मैं आपसे वो पूछूंगी। सबसे पहला डाउट तो हर बच्चे को रहता है कि इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें वो अंडर प्रेशर होने के बाद भी। इस पे आप क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहली बात तो अंडर प्रेशर नहीं रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि प्रेशर नहीं रहे। एंड एक ये भी रहना चाहिए कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस एज में प्रेशर से बहुत फ़र्क पड़ता है एस्पिरेंट्स पे। तो फैमिली मेम्बर्स को भी एक प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो अपने को अपना बेस्ट करना चाहिए और होते जाएगा वो। एक बस मेंटेन करना, ये रखना है कि मैं जेई करने के लिए आया हूँ और मैं करके ही यहाँ से जाऊँगा। एक ये दिमाग में रहना चाहिए थॉट। आई थिंक इस थॉट से आप पूरी जर्नी में आगे जाते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, राइट? जी। ओके माधव, जैसे कोई एडवाइस देना चाहोगे हर बच्चा? ऑलराइट, सो माधव, इस पूरी जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया, आई गेस इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये जो ऐप्स होते हैं बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत एडिक्टिव होते हैं। तो इसको तो 2 साल अवॉइड करना चाहिए ना। आप उसके बाद एडवांस एक बार आपका अच्छा चले जाए उसके बाद तो आप सब कुछ कर सकते हो जीवन में, आप एकदम आराम कर सकते हो। तो 2 साल बस इन सब से दूर रहना चाहिए। यस। अच्छा माधव, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। आपने, क्योंकि आपकी बहुत प्रिपरेशन अच्छी रही, कंसिस्टेंट आप रहे, डिसिप्लिन रहे, उसी का नतीजा है कि आपने आज आईआईटी तक का सफ़र तय किया है। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता है आप कर लेते तो और बेटर हो जाता, जो आप आने वाले जेईई एस्पिरेंट्स को बताना चाहोगे? कुछ हैं ऐसे पॉइंट्स जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए जो हो सकता है आपसे छूट गए हो, लाइक इफ़ समथिंग इज़ देयर? ऐसा मतलब एक था कि मैं, अगर मेरा जो एक्चुअल एडवांस का भी पेपर था वहाँ टाइम देख के काम रहना चाहिए। एक्चुअली मैं कुछ इंस्टेंट से पेपर के, जब मैं टाइम देख रहा था और मेरे पास जो इतना सारा सॉल्व करने का बचा है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बचे हैं, तो वो देख के मैं भी थोड़ा पैनिक हो रहा था। तो एक मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा पेपर के समय, कि पेपर कैसा भी आ सकता है, कितना लंबा आ सकता है, कितना कैलकुलेटिव आ सकता है। तो उसकी भी एक अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे टेस्ट देने चाहिए जो एकदम कैलकुलेटिव हो या फिर कुछ आ ही नहीं रहा हो अपने को, तो उसका एक अलग से प्रिपरेशन रहना चाहिए। ओके। एंड अगर एग्जाम एडवाइस की मैं बात करूं तो क्या चीज़ दिमाग में रख के आपको एग्जाम सेंटर एंटर करना है, वो क्या बताना चाहोगे? कि एक बस एक जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ का यूजुअल मॉक टेस्ट है और कुछ इसमें बड़ा नहीं है। इस दिन को एकदम बड़ा नहीं बनाना है। एकदम बस हम लोग सुबह को लाइट नाश्ता करके गए, पेपर दिया, दूसरे पेपर के बीच में पेपर की कोई बात नहीं करनी है, बस थोड़ा सा खाना खाया और सेकंड पेपर दिया। और एकदम काम रहना है, एकदम काम। पेपर कैसा भी आ जाए, अगर आपको हार्ड लग रहा है, आपने 2 साल मेहनत की है, सबको हार्ड लगेगा। तो अगर लंबा आ गया पेपर या फिर कैलकुलेशन बहुत है तो घबराना नहीं है, एकदम धीरे धीरे करना है, वो हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ का आप सबको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको इस पूरी जर्नी में मेंटेन करके रखना है, राइट माधव? जी। माधव, लास्ट क्वेश्चन वुड बी एक ऐसी लाइन जो आप हर जेईई एस्पिरेंट को डेडिकेट करना चाहोगे, तो वो क्या होगी? कोई ऐसा लाइक कोट है जो आपने इस खुद की जर्नी में पढ़ा हो और बार बार आपको जब भी आप अटके हो कहीं तो वो चीज़ दिमाग में आती हो एंड फिर देयर इज़ गोइंग बैक कि मुझे करना है, ऐसा कुछ है मैसेज जो आप देना चाहोगे? जो इस चीज़ के लिए करने हैं वही, जहाँ भी हम गए हैं, हम अपने शहर से बाहर गए हैं, कोटा आए हैं या कोई भी दूसरे शहर पढ़ने गए हैं, तो वो करके जाना है। दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं जब वापस जाऊँ तो मेरे को लगे कि मैं कुछ करके आया हूँ अपने जीवन में। अपने शहर वापस जाऊँ तो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहे मेरे में, तो उस हिसाब से अपनी मेहनत करते रहनी है। मेरे तो दिमाग में बस यही था। वंडरफुल माधव, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को आज के इस पॉडकास्ट से बहुत सारे जेन्युइन इंसाइट्स मिले होंगे आपकी प्रिपरेशन को लेकर। एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी विद अस। थैंक यू। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के इस पॉडकास्ट से बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे एंड आप उसे अपनी जेईई प्रिपरेशन जर्नी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए स्टूडेंट, नई इंस्पायरिंग जर्नी और एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।